Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat, and on this channel you will find content related to UGC NET examination. For other videos, you can check the playlist of Unit 1 on my channel. Today we will start with types of evaluation. तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है? ये तरीके हैं जिससे कि आपका जो एग्जामिनेशन के बाद जो इवैल्यूएशन होता है वो किया जाता है, यानी कि आपका रिजल्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है या फिर आपको किस तरीके से जज किया जाता है, किस तरीके से मार्क्स किए जाते हैं, उसी प्रोसेस को आप इवैल्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आपको इवैल्यूएट किया जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो पहला है हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, देखते हैं। It is a type of evaluation that assesses the development of progress of a course to improve its effectiveness। यानी कि ये इस तरह का evaluation है जिसका यूज कब किया जाता है, जब हमें देखना होता है कि किसी भी कोर्स के दौरान हमें उसकी प्रोग्रेस जब जांचनी होती है, किसी भी कोर्स की, या इफेक्टिवनेस जब देखनी होती है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। एंड इट इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स सो दैट द नेसेसरी चेंजेस कैन बी मेड। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जो भी इसमें जो ब्लू वर्ड्स हैं इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। यानी कि ये कब होता है? जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं उसके दौरान ये किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए जो आपकी टीचर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है, या क्विज होती है। तो वो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं उससे डिसाइड होता है कि आपको वो चैप्टर कितना समझ आया है। इसके हिसाब से टीचर आपको फीडबैक दे सकती है कि आपको ये पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है, और इससे आपको भी अपने बारे में पता चलता है कि आपको ये चीज कितना अच्छे से समझ आई है और आपको इसको और पढ़ना जरूरी है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है किसी भी कोर्स के बीच में किया जाता है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस को, प्रोग्रेस को देखा जा सके। तो इसका मेन पॉइंट क्या हो गया? इट इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड। और क्यों, क्या फायदा है इसका? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। तो टेस्ट हो गए, क्विज हो गए, या डिस्कशंस, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने 2014-15 तक 10th की होगी तो आपके स्कूल में होता होगा FA1 FA2। FA1 या FA1 FA2 का क्या मतलब है? फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। तो जो मंथली जो टेस्ट होते थे उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम दिया जाता था। और जो आपके हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम्स होते थे उनको SA1 SA2 कहा जाता था। और ऐसे का फुल फॉर्म क्या है? सम्मेटिव असेसमेंट। तो इसी के साथ आपका दूसरा एवेल्यूशन आता है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन इसका दूसरा नाम है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ये लर्निंग पीरियड के एंड में होता है। इट इज अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दैट अकर्स एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड, यानी कि जब आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है उसके बाद ये इवैल्यूएशन होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपने पूरे के पूरे कोर्स के दौरान कितना सीखा। ठीक है। और ये बहुत पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि सम्मेटिव इवैल्यूएशन है ये मोर रिलायबल होता है देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन कब होता है? ड्यूरिंग द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड। एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड। डिफरेंस हो गया। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड, सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है? स्टूडेंट की प्रोग्रेस को देखता है, इसकी इफेक्टिवनेस को देखता है और उसके हिसाब से फीडबैक देता है। लेकिन सबमिटिव असेसमेंट जो है ये एक स्टूडेंट की लर्निंग का पूरा फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट या ग्रेड दे देता है। और ये ज्यादा रिलायबल है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। और ये फॉर्मल होता है नेचर में। जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपके जनरली ऐसे
इनफॉर्मल टेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, क्विज हो सकती है, ओरल टेस्ट भी हो सकता है। बट जो समेटिव इवैल्यूएशन है ये एकदम फॉर्मल होता है नेचर में, बिल्कुल तरीके से लिया जाता है। इसमें इसके एग्जांपल्स हो गए बोर्ड एग्जाम्स या फाइनल आपका किसी भी या तो कॉलेज का या स्कूल का जो भी फाइनल एग्जाम्स है वो इसमें आ जाते हैं। सेमेस्टर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, फाइनल ग्रेड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, आई होप कि ये दोनों आपको असेसमेंट ठीक से समझ आए होंगे और इनका डिफरेंस भी समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई इट। अब ये दो और टेस्ट आ गए। फर्स्ट है सीआरटी, दूसरा है एनआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म है क्राइटेरिया रेफरेंट टेस्टिंग, यानी कि क्राइटेरिया वर्ड से समझ आ रहा है कि इसमें क्राइटेरिया होता है। These are assessments and tests designed to measure students' performance against a fixed set of criteria or learning standards. अब इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? जो अभी तक आप स्कूल में एग्जाम्स दे रहे थे उसमें आपको परसेंटेज में मार्क्स मिलते थे कि आपके 100 में से 70% आए या फिर 80% आए। तो इसमें जो है आपका जो रिजल्ट है, आपका जो स्कोर है वो इंडिपेंडेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्लास में दूसरे बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। इससे आपके स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वही मार्क्स मिलेंगे जितना आपने परफॉर्म किया है एग्जाम में। तो ये असेसमेंट क्यों किए जाते हैं? ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए किए जाते हैं। और इसमें एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 33%, 35% आपके टीचर्स क्राइटेरिया रखते थे कि जिसके इससे ऊपर मार्क्स आएंगे वो पास होगा। तो अगर आपके उससे ज्यादा मार्क्स आए तो आप पास हैं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा बच्चा कितने मार्क्स लाया है। यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया टीचर ने कि 35 मार्क्स से ऊपर जिसके आएंगे वो पास होगा। तो अगर आपके 40 मार्क्स आए तो यू आर पास अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया, इसीलिए इसको क्राइटेरिया रेफरेंट टेस्टिंग बोलते हैं, CRT। फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किसके फॉर्म में डिफाइन होती है? परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। अब नॉर्म रेफरेंट टेस्टिंग, NRT, ये क्या होता है? अब NRT जो है, नॉर्म रेफरेंट टेस्टिंग, इसमें आपका कंपटीशन होता है आपके फेलो सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। यानी कि जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग है यूजुअली स्कूल में आप देखते आ रहे थे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है। यानी कि जो जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसका स्कोर उतना ज्यादा होगा। और NRT में जो है वो स्कोर परसेंटेज के फॉर्म में नहीं होता है, परसेंटाइल के फॉर्म में होता है। अब देर इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। अब मान लीजिए अगर CRT की बात करें, अगर आपके 100 में से 75 मार्क्स आए हैं तो आपका परसेंटेज क्या हो गया? 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी कि 75% आपका यहाँ पे क्लियर आ गया। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो अब आपका कंपटीशन है उस एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो उस जो बच्चे उस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? नॉर्म ग्रुप, NORMGROUP, उसको बोलेंगे नॉर्म ग्रुप। अब आपका कंपटीशन है उन सभी बच्चों के साथ। अब मान लीजिए वो, अब जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है वो भी इसी टेस्टिंग पे काम करता है। इसमें परसेंटाइल होता है, परसेंटेज नहीं होता। यानी कि इसमें जिस बच्चे के, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपका फर्स्ट पेपर सबका सेम होता है, सेकंड पेपर आपका अलग अलग होता है। मान लीजिए CSIR नेट का एग्जाम है, फिजिक्स का पेपर आप दे रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए किसी भी बच्चे के 100 में से अगर 80 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं और उसका हाईएस्ट स्कोर है, यानी कि उससे ज्यादा और किसी बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उससे ज्यादा सही क्वेश्चंस और किसी बच्चे के नहीं है, तो यानी कि वो सभी बच्चों से ऊपर है। सभी मतलब
पूरे 100% बच्चों से ऊपर है तो उसका परसेंटाइल क्या हो जाएगा, 100। अब उससे, उसका क्या मतलब है कि वो 100% बच्चों से ऊपर है। अब किसी बच्चे के मान लीजिए 78 क्वेश्चंस ठीक हैं, तो उसका परसेंटाइल क्या होगा, उसका परसेंटाइल कम होगा थोड़ा सा, है ना। यानी कि उसने कुछ कम बच्चों को पीछे छोड़ा, यानी कि जिसके हाईएस्ट क्वेश्चंस ठीक थे उसने 100% बच्चों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन मान लीजिए अगर किसी के 78 क्वेश्चंस ठीक हैं, उसका परसेंटाइल आया 99। इसका मतलब ये नहीं कि उसके मार्क्स 99 है, इसका मतलब ये नहीं उसके 99% क्वेश्चंस ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसने 99% अपने नॉन ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। तो परसेंटाइल और परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया सीआरटी और एनआरटी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एनआरटी को एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनआरटी जो है वो स्टूडेंट की नॉलेज या स्किल्स को एक नॉर्म ग्रुप के साथ कंपेयर करता है, कंपैरिजन होता है उस नॉर्म ग्रुप के साथ, यानी कंपटीशन होता है। इसमें आपके स्कोर्स को कंपेयर किया जाता है बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने उस टेस्ट में पार्ट लिया है, और इसको परसेंटाइल के फॉर्म में शो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नाम से क्लियर है कि प्लेसमेंट से पहले, प्लेसमेंट मतलब जॉब लगने से पहले, आप समझ सकते हो कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम देखेंगे। इट इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगेन्स। यानी कि अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने पढ़ाई कर ली, आपने मान लीजिए बीटेक कर लिया। वैसे यहाँ पे है नहीं बीटेक वाले, बट स्टिल लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आपने बीटेक किया है और आप बैठे हैं भाई प्लेसमेंट के लिए कि कंपनीज आएंगी और हमारी जॉब लगेगी। अब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कब होता है, मान लीजिए आपके कॉलेज में कुछ कंपनीज आई, उन्होंने लेकिन इंटरव्यू से पहले कुछ टेस्ट रखे कि ये टेस्ट हम दे रहे हैं, जो जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो आगे जाएंगे। ठीक है, तो प्लेसमेंट से पहले होने वाले इवैल्यूएशन क्या हो गया, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। और ये क्या डिटरमाइन करता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ये उस लर्नर की प्रायर नॉलेज, यानी पहले की जो चीजें उसने सीखी हुई हैं, नॉलेज हो गई, स्किल्स हो गई, वो सब चीजें ये इवेल्युएट करता है। ठीक है, और उसकी रेडीनेस की क्या वो आगे के काम के लिए तैयार है। और इट हेल्प्स इन ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी लेवल्स। यानी कि मान लीजिए अगर 100 बच्चे उस टेस्ट को लेने के लिए बैठे, उसमें से 50 जो हैं उन्होंने उस टेस्ट को क्लियर किया, तो यानी कि इट हेल्प्स इन ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी लेवल्स। यानी कि उसमें से जो 50 स्टूडेंट्स थे वो, उनका लेवल जो है उन 50 से ऊपर था, तो वो जो 50 स्टूडेंट है उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये एडमिशन टेस्ट हो गया या प्री असेसमेंट होता है बेसिकली, या तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन से पहले भी हो सकता है, या किसी कंपनी में इंटरव्यू से पहले, या फिर जॉब मिलने से पहले। यानी कि ये पहले होता है किसी भी कोर्स ऑफ वर्क के शुरू होने से पहले। इट कैन बी जॉब, इट कैन बी एडमिशंस टू अ कॉलेज। ओके, एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ensures students are placed at the appropriate learning level। तो ये भी डिटरमाइन करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग एबिलिटीज के हिसाब से ही अ, अपना कोर्स चूज कर रहे हैं, या फिर आगे एनरोल होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आई होप कि प्लेसमेंट एवेल्युएशन क्लियर होगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, इनको आप ध्यान रखेंगे। और मेन चीज इसकी यही है कि ये किसी भी कोर्स ऑफ वर्क के स्टार्ट होने से पहले किया जाता है। ठीक है, पहले किया जाता है प्लेसमेंट एवेल्युएशन। दूसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक से क्या लग रहा है, डायग्नोस्टिक वर्ड से क्या समझ आता है, यानी कि कुछ इसमें इंटरवेंशन जैसा कुछ होगा कि पहले पता लगाएंगे गड़बड़ी कहाँ है फिर उसको ठीक करेंगे। ठीक है, टेस्ट के जैसे। अब इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। इट इज कंडक्टेड बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि इसको पहले और किसी कोर्स के दौरान, दोनों टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये टेस्ट कभी भी हो सकता है।
और ये कब होता है, इसको समझ सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं एक क्लास में, वहां पे टीचर ने आपका टेस्ट लिया और वहां पे आपकी डिफिकल्टीज, लेवल, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ चेक होंगी उस टेस्ट में। ठीक है, टीचर देखेगा कि आपके स्कोर के हिसाब से कि आपकी क्या क्या दिक्कत है आपको पढ़ने में, समझने में। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में। तो इससे आइडेंटिफाई कर पाते हो आपकी कमी कहाँ पे है। ठीक है, बीमारी कहाँ है ये पता लगता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस। अब जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है या स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपने लर्निंग प्लान्स बना सकते हो, है ना। मान लीजिए आपका एक टेस्ट हुआ एक चैप्टर का, उसमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में आपके मार्क्स ज्यादा कटे हैं, तो यहाँ समझ आएगा ना कि आपको इस टॉपिक पे डिफिकल्टी ज्यादा है। तो उसके हिसाब से आप अपने आगे के लर्निंग प्लान्स डिजाइन करोगे कि भाई मुझे ये वाले टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है सो दैट आई कैन मेक इट माय स्ट्रेंथ। तो इट हेल्प्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस। नेक्स्ट पॉइंट है, यूज फॉर रेमेडियल टीचिंग एंड एड्रेसिंग लर्निंग गैप्स। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है और एड्रेसिंग लर्निंग गैप्स क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को यूज किया जाता है जहां भी, ये बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले पॉइंट की तरह है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसका मतलब यही है कि आपको जो चीजें नहीं समझ आई हैं उनको सिखाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है जहां पे आपकी वीकनेसेस है, और जो भी लर्निंग गैप रह गए हैं उनको फिल करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्विज हो सकती है, इंटरव्यू हो सकते हैं, या फिर कोई स्किल बेस्ड टेस्ट हो सकता है जिससे कि आपकी कमियां पता चल सके और उन पे काम किया जा सके। तो ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। 6 इवैल्यूएशन अभी तक हम कवर कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इस यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये इवैल्यूएशन, तो आपको ये अच्छे से रट लेना है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद देयर नेम्स। दूसरा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको CBCS शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अगर हो सकता है आपके कॉलेज में भी ये हो। इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की जिसमें से स्टूडेंट अपना अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, और हर एक कोर्स के अपने क्रेडिट्स होते हैं, और आपको पूरा सर्टिफाई होने के लिए, पास करने के लिए उन सारे क्रेडिट्स को कंप्लीट करना होता है। मान लीजिए किसी कोई कोर्स है आपका, मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फॉर एग्जांपल आपने ये चूज किया, तो मान लीजिए आपको फिजिक्स कंप्लीट करने के लिए 10 क्रेडिट्स चाहिए, केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए 10, बायो को कंप्लीट करने के लिए आपको 15 क्रेडिट्स चाहिए। तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ के जब आप वो क्रेडिट्स पूरे ले लोगे तो आपको फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई इस स्टूडेंट ने ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं और अब ये सर्टिफाइड हो चुका है। क्रेडिट पॉइंट्स या फिर ग्रेड पॉइंट्स जो हैं, ये कैसे अवार्ड किए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं स्टूडेंट को, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपने अगर 2014-15 तक अगर 10th के एग्जाम्स दिए हैं तो CGPA बनता था एक, है ना। आपका 10th में जो रिजल्ट आया होगा वो CGPA के फॉर्म में आएगा। CGPA की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। वैसे ही SGPA की फुल फॉर्म होती है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब ये होता क्या है, अभी देखते हैं इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल में आप देखेंगे कि ग्रेड्स को A+A B C और इस तरीके से और भी काफी सारे लेटर्स हैं जो हर एक ग्रेड को असाइन किए हुए हैं। तो मान लीजिए आप एब्सेंट थे एग्जाम के दौरान, तो आपका जो लेटर ग्रेड होगा वो ए बी एब्सेंट को दिखाएगा, और इस केस में आपको 0 पॉइंट मिलेगा, ग्रेड पॉइंट। फेल जो है, F लेटर फेल को दर्शाता है, और इस केस में भी आपको 0 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। अब पास, अगर आप पास हो गए तो पास होने पे आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, 4 ग्रेड पॉइंट्स, और इसका सिंबल कौन सा ग्रेड है? P। अगर मान लीजिए आप एवरेज रहे हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 5, और इसको C से डिनोट किया जाएगा। अबव एवरेज है आप, तो आपका ग्रेड पॉइंट 6 और ग्रेड B होगा। इससे ऊपर है अगर आप गुड,
तो आपका ग्रेड पॉइंट 7 और ग्रेड लेटर B+ हो जाएगा। इससे भी अच्छे अगर आप वेरी गुड हैं तो आपका ग्रेड पॉइंट 8 हो जाएगा और लेटर क्या होगा A। और अगर आप एक्सीलेंट हैं या तो आपको 9 ग्रेड पॉइंट मिलेगा, A+ आपका लेटर हो जाएगा ग्रेड का। और अगर आपने बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है तो आपका फुल यानी ग्रेड पॉइंट आपको 10 मिलेगा। और आपका लेटर जो है उसको O से डिनोट करेंगे, आउटस्टैंडिंग को O से। तो अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड अभी तक ऐसा कुछ खास क्वेश्चन बना नहीं है, बट फिर भी अगर ये बहुत इजी, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया ग्रेड पॉइंट, उसको कौन सा ग्रेड है उसको कौन से ग्रेड पॉइंट और कौन से लेटर ग्रेड से डिनोट किया जाता है। अब कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे ग्रेड नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि आपने इसको पास किया है या नहीं किया है। तो इसको बोलते हैं कोर्सेज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि या तो आप इसको पास ही करोगे या आप इसको फेल ही करोगे। तो इसमें आपके दो ही जो है वर्ड से इसको दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। सेटिस्फैक्ट्री अगर आप उसने उसको पास किया है तो, और अनसेटिस्फैक्ट्री अगर आप उसको पास नहीं कर पाए हैं तो। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा। अब हम SGPA और CGPA देख रहे थे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका यह फॉर्मूला दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। SGPA यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर में जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के, उस सब का जो एवरेज ग्रेड पॉइंट है वो इसमें लिखा होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। क्रेडिट पॉइंट्स इज सिक्योर्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपको हर एक सब्जेक्ट में जितने भी आपको क्रेडिट्स मिले हैं, किसी में 5 मिले हैं, किसी में 6, किसी में 8, उन सबका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। सारे क्रेडिट पॉइंट्स आपके मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपको किसी में 5 या 10 जो भी मिला है उन सबका सम यहाँ आ गया। और यहाँ पे टोटल ऑफ क्रेडिट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन सेमेस्टर। और उस सेमेस्टर में आपने 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे, 5 सब्जेक्ट्स चुने थे, 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए थे। तो उन 5 सब्जेक्ट्स का मान लीजिए सबका जो ग्रेड पॉइंट है 10 था, तो आपका यहाँ टोटल क्या आ गया, 50 नीचे आ जाएगा 50। और यहाँ आप टोटल ऑप्टेन क्रेडिट पॉइंट्स सिक्योर्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो सम आ जाएगा यहाँ पे। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका SGPA आ जाएगा। बट अब CGPA क्या होता है, CGPA इज क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एवरेज। इसमें ये तो एक सेमेस्टर का आया है यहाँ पे, ठीक है। अब CGPA क्या है, सारे सेमेस्टर्स का आपने, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपके 6 सेमेस्टर हो गए, ठीक है, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 6 सेमेस्टर हो गए, 6 6 मंथ्स के। तो ये तो एक सेमेस्टर का रिजल्ट इससे आएगा। लेकिन आपका अगर फाइनल रिजल्ट निकालना है तो वो किससे आएगा, CGPA से। इसमें आएगी क्रेडिट पॉइंट सिक्योर्ड इन ऑल सेमेस्टर। इसमें सारे सेमेस्टर्स के जो क्रेडिट पॉइंट्स होंगे उनका सम आएगा। और यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, यानी कि एक सेमेस्टर आपका 50 का था, 5 सब्जेक्ट से, मान लीजिए हर सेमेस्टर में 5 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके टोटल क्रेडिट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स कितना हो जाएगा, 6 सेमेस्टर है, 5 सब्जेक्ट्स है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आया, 50 × 6, 300 आ गया, या नीचे 300 आ जाएगा। और ऊपर जितने आपके हर एक सेमेस्टर के, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, सबका सम यहाँ आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका CGPA आ जाएगा पूरे कोर्स का। ठीक है, तो इस तरह से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS काम करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, याद कर लें। अब एक ये और होता है इप्सेटिव असेसमेंट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इप्सेटिव असेसमेंट जो है ये क्या करता है, ये आप ही की परफॉर्मेंस को आप ही की परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। कैसे, मान लीजिए आपने पहले किसी टेस्ट में 100 में से 60 मार्क्स लेकर आए हैं, लेकिन आप वही टेस्ट दोबारा दे रहे हैं और आपके 70 मार्क्स आए, कि 60 से 70 मूव किए, यानी कि आपने अ, अच्छा किया, आपने 10 नंबर ज्यादा लेकर आए। तो ये आपकी करंट परफॉर्मेंस को, जो 70 नंबर आए हैं, उसको आपकी पास्ट परफॉर्मेंस यानी 60 मार्क्स से कंपेयर कर रहा है। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव परफॉर्मेंस हो गई। तो इक्सेटिव असेसमेंट यही है, आपकी खुद की पास्ट परफॉर्मेंस को आपकी करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज लाइक रनिंग अ रेस अगेंस्ट योर ओन बेस्ट टाइम, यानी कि रेस में अगर आपने 10 मान लीजिए आपने 100 मीटर की रेस 2 मिनट में पूरा किया और आप उसको दूसरी बार में 1.5 मिनट में पूरा कर रहे हैं, तो आपने अपना खुद का बेस्ट टाइम बीट किया है। ठीक है, तो ये आपका खुद का कंपटीशन है खुद से।
और इससे दूसरे रनर्स का या दूसरे स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं होता, ये आपका खुद से कंपैरिजन होता है। और ये अप्रोच जो है, ये स्टूडेंट्स को पर्सनल ग्रोथ या प्रोग्रेस के लिए एनकरेज करती है। यानी कि आपको अच्छा लगेगा कि अरे मेरे पिछली बार 60 आए थे, इस बार 70 आए हैं, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, तो आपको और थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा। और इससे आपको लगेगा मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए ताकि मैं आगे और अच्छे मार्क्स लेके आ सकूं। तो इट फॉस्टर्स गुड ग्रोथ माइंडसेट एंड इट प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इससे आप हमेशा और बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित रहते हैं, और हमेशा अपना स्कोर बीट करने की कोशिश करते हैं। इससे आप हमेशा बेहतर होते चले जाते हैं। ये हो गया स्टेटिव असेसमेंट। अब आ गए हमारे क्वेश्चंस। विच असेसमेंट will be given to students during the course of instructions rather than after it is completed। अब हमने पढ़े थे सारे असेसमेंट, तो ड्यूरिंग द कोर्स कौन सा असेसमेंट होता है? बहुत आसान है। ड्यूरिंग द कोर्स होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है? आपकी कमियां निकाल के उसको बेहतर करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स, समेटिव असेसमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी एट द एंड ऑफ कोर्स। प्लेसमेंट evaluation बिफोर गेटिंग प्लेस्ड इनटू एन इंस्टीट्यूशन और अ जॉब और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्या क्वालिटीज है? ये 5 स्टेटमेंट्स है, इसमें से हमें बेस्ट स्टेटमेंट्स निकालने हैं। तो इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स। अब इसमें क्या होता है, टीचर्स को फीडबैक मिलता है और उन्हें अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी सुधारने का मौका मिलता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स। ठीक है, यानी कि टीचर्स इससे अपनी स्ट्रेटेजीज बदल सकते हैं अगर उनको जरूरत है तो। बी कह रहा है, इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली एंगेज इन लर्निंग। ये लर्नर्स को एक्टिवली एनकरेज करता है लर्निंग में एंगेज रहने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। ये लर्नर की लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। डी बोल रहा है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द लर्नर्स। यानी कि ये जो लर्नर की ओवरऑल ग्रेडिंग है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, यानी ओवरऑल ग्रेडिंग होती है इससे और सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये बच्चा पास है या फेल है या फिर इसने ये काम पूरा कर लिया। और ई कह रहा है, इट सम्स अप how much, sorry, this word should be how, it sums up how much a student has learned over a period of time। यानी कि इस टाइम में बच्चे ने कितना सीखा है ये पता करता है। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स होता है, तो ये ऑब्वियसली फीडबैक प्रोवाइड करता है, ए करेक्ट हो जाएगा। इट हेल्प्स लर्नर टू एक्टिवली एंड, यानी सेकंड पॉइंट भी ठीक हो जाएगा क्योंकि ये लर्नर्स को एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली लर्निंग में एंगेज होने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ लर्नर। ये लर्नर की लर्निंग एबिलिटीज को एनहेंस करने में हेल्प करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग, नहीं ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो बात है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में नहीं है। ओवरऑल ग्रेडिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट से नहीं होती है। और फिफ्थ पॉइंट है, इट सम्स अप, नो इट डज नॉट सम अप ओवर पीरियड ऑफ टाइम के बच्चे ने कितना पढ़ा है, तो ये इसके बारे में नहीं है। यानी कि नीचे के दोनों पॉइंट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में नहीं है, तो ए बी सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये कौन से ऑप्शन में? थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन इवैल्यूएशन प्रोसीजर। यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है? तो ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंट से आए हैं, बट आपको सारे ही इवैल्यूएशन अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट एग्जामिनेशन में बाकी इप्सिटिव असेसमेंट या सीबीसीएस के बारे में पूछा जाने लगा है। तो वी हैव 4 स्टेटमेंट्स, देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए कौन सा सही है। अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांसलेट द कोर्स वर्क। क्या पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद जो टीचर ग्रेड्स देता है उसको वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है, हाँ या ना? दूसरा है, द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। क्या टीचर बच्चों के डाउट्स क्लास में ही रिजॉल्व कर देती है? थर्ड है, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, नो। ओवरऑल परफॉर्मेंस जहाँ आ गया, यहाँ पे ये 6 मंथ की बात कर रहा है, सेमेस्टर सेमेस्टर नहीं है भाई, ये आ जाएगा आपका समेटिव असेसमेंट में, तो ये भी नहीं है। द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट्स इन द फाइनल, नो। फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, नो। समेटिव इवैल्यूएशन होता है। कौन सा बचा? सेकंड, टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग यानी NRT ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्ट डाटा हेल्प्स अस डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक। क्या नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग यानी NRT हमें हेल्प करता है स्टूडेंट का प्लेस या फिर रैंक डिसाइड करने में? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में बताइए, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में NRT में क्या स्टूडेंट का प्लेस या रैंक पता चलता है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन CRT यानी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में टेस्ट डाटा टेल्स अस अबाउट स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। क्या क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में हमें पता चलता है कि स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में कितना प्रोफिशिएंट है, कितना अच्छा है? इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है कौन सा नहीं है। तो देखिए, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में CRT में क्राइटेरिया डिफाइंड रहता है और उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर आपने स्कोर किया है तो ये आपको दिखाता है कि उस स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी कितनी है उस सब्जेक्ट में। तो ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है। और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में NRT में एक नॉर्म ग्रुप होता है और आपका जो प्लेस है और रैंक है वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द स्कोर ऑफ नॉर्म ग्रुप। यानी कि आपको पता चलता है कि बाकी सबके कंपैरिजन में आपने कौन सा प्लेस हासिल किया है, आपका क्या रैंक आया है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the test data tells us about the student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। यानी कि टेस्ट, मान लीजिए डाटा है आपके पास, उससे अगर हमें किसी स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी लेवल का पता चल रहा है, ठीक है, किसी भी एक डिफाइंड एरिया डिफाइंड सब्जेक्ट में, ठीक है, तो जब प्रोफिशिएंसी का पता चल रहा है, ये कीवर्ड्स हैं कुछ जो आपको समझ में आने चाहिए, ये बिल्कुल रट लीजिए कि प्रोफिशिएंसी, स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी दिखा रहा है। तो ये कौन से इवेल्युएशन में आएगा? प्रोफिशिएंसी जो स्टूडेंट की आती है वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में आती है, जब वो एक क्राइटेरिया से ऊपर अपने मार्क्स लेकर आ जाता है। तो इसका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है टू इंश्योर सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम both NRT and CRT procedures for the interpretation of scores have to be synthesized। ये बोल रहा है टू इंश्योर सक्सेसफुल टीचिंग यानी कि सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए NRT और CRT दोनों ही प्रोसीजर को रखना चाहिए हमें, ठीक है। अब रीजन क्या है? रीजन बोल रहा है पेरेंट्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स along with the student themselves need to know the status of accomplishment in terms of laid down criteria and relative positions of the participants thereof others। यानी कि आपको इसमें पेरेंट्स होते हैं या फिर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेट यानी कि आपके टीचर्स हो गए, जो भी हो गए, उनको या फिर स्टूडेंट्स खुद भी, उनको ये जानना होता है कि स्टूडेंट का खुद का अकॉम्प्लिशमेंट क्या है और वो बाकी सबके साथ उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, यानी कि वो कहाँ स्टैंड करता है, उसको ये भी पता होना चाहिए। तो वही बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा कह सकते हैं कि NRT CRT दोनों प्रोसीजर को साथ में रख के भी चला जा सकता है, ताकि पेरेंट्स को भी समझ आए कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, और बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में वो कहाँ स्टैंड करता है। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो फर्स्ट ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ओवर होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ फायदा होगा, आपको सारे वैल्यूएशन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है लेट मी नो। आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज मेक अ नोटबुक एंड मेक नोट्स एज पर योर कन्वीनियंस। थैंक यू।